हाय गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने क्या स्टार्ट किया था? वर्नर की थ्योरी हमने देख ली थी, वर्नर के पोस्टुलेट्स हमने देख लिए थे, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया था, हम लोगों ने वो देख लिया था, हम लोगों ने मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोगों ने देख लिया था। यस यस। तो आज क्या देखने जा रहे हैं हम लोग ना अगले जो लेक्चर होगा, जो अगला लेक्चर होगा हमारा यानी परसों, उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि ना जो हमारा स्टार्ट होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग से। लेकिन नेमिंग से पहले हमें कुछ बेसिक्स देखना है। और बेसिक्स में क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या क्या टर्म्स होती हैं। जैसे क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्या क्या है हमारे पास सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर? तो पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास वो क्या है? काउंटर आयन। पहला है काउंटर आयन। क्या होता है भैया काउंटर आयन? देखो ऐसा होता है, काउंटर आयन वो होता है जो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको याद है ना, थोड़ा बहुत तो याद होगा। एक कंपाउंड की एक डब्बा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी होता है, हाँ या ना? यस। अब इसको ही हमने कैसे कैसे बांट रखा है, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं काउंटर आयन क्या होते हैं। इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द आयंस विच आर आयोनाइजेबल, या in a complex compound which are ionizable ions, those are called counter ions. जैसे कि in a counter ion in a complex compound the ionizable ions are called काउंटर आयन। तो जितने भी हमारे पास आयोनाइजेबल आयंस होते हैं उनको हम काउंटर आयन बोलते हैं। क्या होते हैं हमारे पास आयोनाइजेबल आयंस? देखो एग्जांपल के तौर पे, बहुत सिंपल सरल लेक्चर है बेटा, बहुत सिंपल सरल। देखो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या हो गया एग्जांपल के तौर पे, ए मान लो यहां पे लिखा हुआ है कोबाल्ट NH3 6 और डब्बे के बाहर है Cl2। तो ये जो हमारे पास ना, अगर इसे मैं सोल्यूशन में गेरू, अगर गेरू सोल्यूशन में, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर मैं इसे सोल्यूशन में डाल दूं तो ये ऐसा होगा। देखो ये ऐसे टूट जाएगा, एक्वस सोल्यूशन में ऐसे टूट जाएगा। किसमें बेटा? देखो आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस में तोड़ना आना चाहिए। इसके नीचे 1 लिखा है तो देखो ऐसा होता है ना MgCl2, तो ये 2 है तो ये ऊपर 2 प्लस चला जाता है तो Mg2 प्लस, और इस पे 1 है तो ये 1 पे चला जाएगा Cl माइनस। उसी प्रकार से ये ऐसे होगा, ये 2 है तो इसके ऊपर 2 प्लस आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कोबाल्ट NH3 6, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस और ये 1 Cl पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा Cl माइनस। तो ये हमारे पास हो गया। तो जो हमारे पास टूटा, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से निकला 2Cl माइनस, ये 2Cl है ना, 2Cl माइनस निकला, ये हमारे पास है काउंटर आयन। इसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। तो काउंटर आयन क्या होते हैं? आयोनाइजेबल होते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं। काउंटर आयन क्या होते हैं? आयोनाइजेबल। सिंपल बोलूं, जो डब्बे के बाहर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। एग्जांपल के तौर पे बी हमारे पास है, मान लो K2 K4 लिख लो, Fe यहां लिख लो, कुछ भी लिख लो, Cn 4 और 6, बस ये है हमारे पास। तो इसमें काउंटर आयन कौन सा है? बाहर है, जो बाहर है ये आयोनाइजेबल है, आयोनाइजेबल है। तो यही क्या हो गया हमारे पास? काउंटर आयन। तो जो काउंटर आयन होगा वो डब्बे के कहां होगा? बाहर होगा। तो जो डब्बे के बाहर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। सिंपल है। यस यस, काउंटर आयन। क्लियर है? यस। अब एक हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टर्म में से हमारे पास है बच्चा, वो क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एंटिटी, या फिर इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये
कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर? देखो ऐसा है, जो डब्बे के अंदर है, जो डब्बे के बाहर है, जो डब्बे के बाहर है, जो आयोनाइजेबल पार्ट है, जो आयोनाइजेबल पार्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसे हम काउंटर आयन कहते हैं। और जो इन आयोनाइजेबल है या इनसॉल्यूबल है, उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयन इज सॉल्यूबल, है ना, काउंटर आयन इज सॉल्यूबल। तो मैं बोलूंगा in a complex compound, in a complex compound, in a complex compound, the inionizable, the inionizable या फिर insoluble लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, insoluble, in a complex compound the insoluble part is called coordination entity, coordination entity या फिर स्फीयर, या फिर स्फीयर, बराबर है, यस। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बराबर है, यस। और इसकी डेफिनेशन को ना एक और लिखते हैं, एक और तरीके से लिखते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अरे बहुत सिंपल है, बताऊंगा ना क्या कहते हैं, तुम कहोगे क्या हलवा है यार साला यार। देखो मैं ये कहना चाहूँ, इसकी डेफिनेशन एक और कहते हैं, द सेंट्रल मेटल एटम, द सेंट्रल मेटल एटम, the central metal ion and ligands which are enclosed in a square bracket are called coordination entity या स्फीयर, लिख देना है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर स्फीयर। क्या होता है? अरे जो डब्बे के बाहर, जो डब्बे के अंदर है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। उदाहरण के तौर पे एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे बच्चा हमारे पास सेम एग्जांपल ले लो, ए, तो जो CONH3 है, जो 6 है, अब इसके बाहर Cl2 है। अब जो डब्बे के अंदर है वो पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, या फिर उसे हम क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हमने तोड़ा ही, किसमें टूटेगा बेटा? ये टूटेगा CONH3 6 2 माइनस और Cl माइनस, सॉरी 2 प्लस आएगा ना यहाँ पे, बराबर है। तो ये तो काउंटर आयन है, जो आयोनाइज हो गया, जो पार्ट निकल गया, दैट इज काउंटर आयन। मैंने वीडियो ऑन कर रखी है, यस। तो जो पार्ट बाहर निकल गया दैट इज काउंटर आयन। लेकिन ये क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या हम इसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बराबर है, यस। बी एग्जांपल मान लो हमारे पास है PtCl6, बाहर है K2, बाहर है K2। तो यहां पे क्या हो गया? अब यहां पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सा है? जो डब्बे के अंदर है, जो डब्बे के अंदर है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? जो डब्बे के अंदर है, जो डब्बे के अंदर है दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो डब्बे के बाहर है वो क्या है? काउंटर आयन, वो क्या है? काउंटर आयन, बराबर है, यस 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 यस। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। दो और टर्म्स है हमारे पास। देखो तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है ये हमारे पास सेंट्रल एटम, ये है हमारे पास लिगेंड, ये हमारे पास सेंट्रल एटम और ये हमारे पास क्या है? लिगेंड। क्या होता है सेंट्रल एटम? काउंटर आयन जो बाहर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो हमारे पास डब्बा है। सेंट्रल एटम क्या होता है? देखो एग्जांपल के तौर पे समझो। अच्छा पहले एग्जांपल के तौर पे समझो। देखो एग्जांपल, जैसे हमारे पास है, मान लो कुछ भी है, PtCl6 इधर आ गया K2, ये मान लो एक एग्जांपल है ये। अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? ये दैट इज मेटल, जो मेटल है, जो वहां पे मेटल पड़ा हुआ होगा उसे हम कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। उदाहरण के तौर पे हमारे पास बी एग्जांपल है, मान लो कोबाल्ट H2O
6 और यहां बगल में हो गया मान लो Br2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, बाहर वाला काउंटर आयन, ये हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये हो गया हमारे पास क्या सेंट्रल मेटल एटम। बहुत सिंपल है यार बॉस, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। अब तुम्हें याद है लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूं, पहले चलो इसके भी एग्जांपल देख लो। देखो लिगेंड्स का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल लिगेंड्स का एग्जांपल क्या है। अब यार ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, बाहर वाला काउंटर आयन डब्बा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो बचा हुआ लिगेंड्स होगा। ये क्या होगा, लिगेंड। बेटा अगर कल से मैं ये बोलूंगा लिगेंड ये, लिगेंड वो, सेंट्रल एटम ये, कोऑर्डिनेशन एंटिटी काउंटर आयन, तो समझ जाना भाई, कंफ्यूज नहीं हो ना। तो हमारे पास एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल सेम एग्जांपल पकड़ लो, K2 लेड, पीटी प्लेटिनियम, सॉरी पीडी, यहाँ पे हो गया PtCl6, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है जो बचा हमारे पास, जैसे कि ये बचा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया लिगेंड। क्या हो गया, लिगेंड। जो ना सेंट्रल मेटल एटम के साथ लगा हुआ हो, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। तुमने अभी देखा होगा पिछली डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा था कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, याद करो, मैंने समझाया नहीं लेकिन मैंने बोल दिया। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मैंने लिखवाया था सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को कंबाइनली एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लास्ट डेफिनेशन में बोला है, जो और करके मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल मेटल एटम कंबाइंस विद लिगेंड्स इन अ स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट आर नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यस यस, तो ये रहा लिगेंड। उदाहरण के तौर पे जरूरी नहीं है बेटा हमारे पास अलग अलग लिगेंड भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास है, मान लो कुछ भी मान लो, मान लो यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे निकल, अब यहाँ पे हो गया मान लो NH3 2, ये हो गया H2O और ये हो गया Cl हो गया, और मान लो 2 Cl बाहर होगा, ये रहा। अब यहाँ पे कौन क्या क्या है बेटा, सबको पता लग रहा होगा, ये तीन लिगेंड्स हैं, तीन क्या है लिगेंड्स, तो ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड्स है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, और हमारे पास क्या है, ये भी लिगेंड है, तो ये क्या है, लिगेंड्स है ना। और ये क्या है बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पे, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, और जो बाहर है वो क्या है, काउंटर आयन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा आपसे अगर कोई पूछे कि लिगेंड क्या, तो आप बता सकते हो जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में होते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्या बताया था, है ना यार, या तो मैं उन चीजों को लिख दूं अभी और समझाऊं तुम्हें आगे चल के, क्योंकि तुम्हें ये ना ये इतनी जल्दी समझ में आएगा नहीं। अब यार तुम्हें ना याद करना पड़ेगा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम, या 6 जो नई किताब के हिसाब से था, इक्विलिब्रियम। याद करो, इक्विलिब्रियम के अंदर आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर 3 चीजें पढ़ाई जाती थी। सबसे पहले कौन आया था, आरहेनियस ने एसिड और बेस में अंतर बताया था। उसके बाद लुईस ब्रॉन्स्टेड लौरी आए थे, उन्होंने एसिड और बेस में अंतर बताया। उसके बाद कौन आया था, लुईस ने एसिड और बेस में क्या किया था, अंतर बताया था। तो लुईस के मुताबिक क्या था, एसिड वो होता था जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता था, बेस वो होता था जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता था। यही बात तो है ना, ये थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पॉइंट ना तुम्हें। असल में ये Cl क्या कर रहा है, ये H2O क्या कर रहा है, Cl ये NH3 ये है क्या, तो मैं तुम्हें ये समझाऊंगा। लेकिन मैं अभी ना यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, एक बिंदु लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम्स एक्ट एज लुईस, ये मैंने ऑन किया यार, मैं मर जाऊंगा बता रहा हूँ। यस, सेंट्रल मेटल एटम्स एक्ट एज लुईस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, जबकि ये जो होते हैं लिगेंड्स जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर होते हैं। लिगेंड्स एक्ट एज लुईस बेस बट दे एक्ट एज लुईस एसिड बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, दे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर। बराबर है, ये बात मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा बच्चा, अभी मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे टर्म आ रही है तो मैं लिख रहा हूं। बराबर है, यस। सेंट्रल मेटल एटम्स act as Lewis acid because they accept इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। बराबर है, यस।
यस यस। और ये क्या करता है बेटा, लिगेंड्स एक्ट एज Lewis acid, Lewis base, because they donate इलेक्ट्रॉन पेयर। ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए था, बराबर है। यस यस यस, फटाफट से बच्चा इसको नोट कर लो और आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब थोड़ा लिगेंड्स के अंदर हमें चीजों को समझना है। देखो कितना आसान है, अगर मैं एक सरल शब्दों में बोलूं बेटा, सरल शब्दों में बोलूं, नोट, इस नोट को ना नीचे लिख लो, नोट कितना आसान है। देखो ये डब्बे के बाहर कुछ होगा और ये डब्बा होगा, है ना। जो डब्बे के बाहर है वो क्या है, काउंटर आयन, है ना। ये डब्बा क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यहां पे M एक मेटल होगा और L एक लिगेंड होगा। ये क्या होगा, मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। भैया क्या ये मेटल ही होगा, हाँ, डी ब्लॉक का या F ब्लॉक का, बराबर है। और ये क्या होगा, हमारे पास लिगेंड। खत्म। तो यही तो समझाया मैंने उस टाइम से, है ना, यही तो बातें बताई है मैंने, ठीक है, विद एग्जांपल। क्लियर है। यस बेटा, तू जितना सोच रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उससे खतरनाक चीज है ना। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा, तू दुनिया भूल जाएगा इस चैप्टर के चक्कर में। बस जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे समझता जा, है ना चीजों को। बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खोज कैसे हुई, कैसे वर्नर ने अपनी थ्योरी दी, उसके बाद कैसे ये इन टर्म्स को क्या बोला जाता है ना। फिर अभी अगली क्लास में इसकी नेमिंग पढ़ेंगे, इसकी नेमिंग कैसे होती है, बहुत प्यारी है, बराबर है। कौन, नेमिंग, है ना, ठीक है ना। हाँ ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने लिगेंड्स को क्लासिफाई कर रखा है, किस चीज में क्लासिफाई कर रखा है भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। अभी लिगेंड्स से आगे चल रहा है, 4 टर्म्स हुई है हमारी, चौथा लिगेंड्स पे ही अभी टॉपिक आगे चल रहा है, फिर मैं 5, 6, 7 आगे कराऊंगा। देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। हमने लिगेंड्स का क्या किया, क्लासिफिकेशन कैसे किया, हमने लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल सरलता से देखो। हमने लिगेंड्स को ना 2 चीजों में क्लासिफाई किया। एक तो हमने लिगेंड्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। हमने लिगेंड्स को पहले क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, हमने चार्ज के बेसिस पे लिगेंड्स को क्लासिफाई किया। कैसे, देखो हमने कहा ऐसा है ना, लिगेंड, अब जो याद है लिगेंड कुछ भी हो सकता था। हाँ, लिगेंड 3 तरीके के होते हैं। लिगेंड क्या होते हैं, 3 तरीके के। नहीं भैया, लिगेंड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। असल में ना सिंपल मैं अपनी बात को बोलना चाह रहा हूं कि बच्चा, लिगेंड्स वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। और सेंट्रल मेटल एटम वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है बच्चा, एक्सेप्ट करता है। क्लियर है। यस। देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो हमारे पास क्या है, लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, देखो पहला ए, हमने कहा कैटायनिक लिगेंड। कैटायोनिक लिगेंड, बराबर है। यस, कैटायोनिक लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। 3 तरीके के लिगेंड्स होते हैं, एक होता है कैटायनिक, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है न्यूट्रल लिगेंड्स, और एक होता है तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है एनायोनिक लिगेंड्स। क्या अंतर है भाई तीनों लिगेंड्स के अंदर,
मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक होता है कैटायनिक लिगेंड्स, एक होते हैं एनायनिक लिगेंड, एक होते हैं हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स। देखो बात को समझना, लिगेंड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। देखो मेरी बात को समझो, बात को समझो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं। मान लो ये है हमारे पास पीटी Cl4, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। मान लो ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब बात क्या है ना, बात क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको कल मैंने बताया था कि जो अंदर मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बना रखा, जो मेटल के अंदर जो साथ में होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। असल में चलो एक सिंपल एग्जांपल समझो, अमोनिया से NH3 4 है, NH3 4 है, मान लो 2+ आएगा इसके ऊपर, लगा दिया मैंने ऐसे, है ना, ठीक है। NH3 4 है। अब बता होगा क्या, ये प्लेटिनियम होगा। इस प्लेटिनियम के पास जैसे ये अमोनिया है, अब तुम सबको पता है कि अमोनिया के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। अमोनिया के पास क्या होता है, एक लोन पेयर। अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, एक इसको देगा और क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां पे भी अमोनिया बनाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां वाला अमोनिया भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहां वाला अमोनिया भी क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं ये कहना चाह रहा हूं 4 अमोनिया थे, चारों ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो देखो देखो भैया बात क्या है, लिगेंड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। लिगेंड, लिगेंड, अरे यार समझो यार बात को यार, लिगेंड वो बंदा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यस यस, मेटल उसका इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, बराबर है। तो मेटल भैया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, बात खत्म हो गई यहां पे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है, अगर लिगेंड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसका मतलब भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, रिच। या तो उसके पास लोन पेयर हो या उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन जरूर ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके पास लोन पेयर भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, फिर भी वो लिगेंड है। कैसे, मैं समझाता हूं, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एनायनिक समझाता हूं। देखो एनायनिक लिगेंड्स आर दोस, एनायोनिक लिगेंड्स आर दोस which have negative charge, which have negative charge, वो जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा उन्हें एनायनिक लिगेंड कहेंगे। जैसे भैया एग्जांपल बताना, एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो फ्लोरो है, F- हो गया। फ्लोरीन अगर सिंगल है तो वो नहीं देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड घंटा नहीं बनाएगा, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन खुद नहीं है साला। उदाहरण के तौर पे फ्लोरीन के आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भैंस की टांग कैसे बना लेगा किसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मान लो हाइड्रोजन आया, H+ आया, वो कहेगा एक मुझे दे दे इलेक्ट्रॉन, एक अपने पास रख ले। वो कहेगा करम जले, 1 2 3 4 5 6 7 ही तो हो रहे मेरे, एक इलेक्ट्रॉन तू भी लेके आ। ऐसे नहीं, अगर F- है, F क्या है, माइनस, यानी एक इलेक्ट्रॉन उस पर एक्स्ट्रा है, तो वो इसके साथ शेयरिंग कर सकता है। तो F- एक्ट एज लिगेंड, F- एक्ट एज लिगेंड, F-। इसी प्रकार से Cl-, Br-, I-, OH-, और बोलो CN-, और बोलो, कुछ भी बोल लो, अरे कुछ भी बोलो, मुझे कौन सा पता ही है, क्या बात कर रहे हो, NO2- और ONO-, और वैसे दोनों बात एक ही है, जब आएगा तब बताऊंगा। SCN-, और बोलो, जो मर्जी तुम्हें समझ में आ रहा हो, जहां पे भी एनायनिक होगा, जिसके ऊपर माइनस आ जाए, समझ जाओ वो क्या है, एनायनिक लिगेंड, बराबर है वो क्या है, एनायनिक लिगेंड, एटसेट्रा, बराबर है वो क्या है, एनायोनिक लिगेंड, जिसके ऊपर नेगेटिव है। क्लियर है, यस। न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स आर दोज व्हिच आर चार्जलेस, व्हिच आर चार्जलेस, न्यूट्रल लिगेंड्स आर चार्जलेस। न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं, चार्जलेस होते हैं। एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे न्यूट्रल लिगेंड्स कौन कौन हो गए हमारे पास, हमारे पास हो गया अमोनिया, NH3, अमोनिया है ना, NH3 हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड हो गया, और H2O हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड हो गया, H2O न्यूट्रल लिगेंड हो गया, और CO हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड हो गया, और बोलो, अरे कुछ भी बोल दो, एटसेट्रा बोल दो यार, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए। न्यूट्रल लिगेंड मतलब इनके पास लोन पेयर है, इनके पास क्या है, लोन पेयर, जैसे ये रहा HO के पास लोन पेयर, O के पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे। अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, भैंस की टांग यार, बराबर है, यस। अब जैसे कि प्लस वाले होगा कैटायनिक लिगेंड्स, ये अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में ज्यादातर यही है,
एनायनिक और कौन है, न्यूट्रल है, एनायनिक और कौन है, न्यूट्रल है, बराबर है, यस। एग्जांपल न्यूट्रल लिगेंड्स, सॉरी कैटायनिक लिगेंड्स, कैटायोनिक ligands are those which have positive charge, बराबर है, यस यस। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास हो गया NH3 NH2 NH2 प्लस 1 2 3 3 2 2 3, ठीक है। ये अब देखो कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल प्लस है, कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल क्या है, प्लस है, ओवरऑल N2O4 प्लस है, ये N2H4 सॉरी N2H4 प्लस है, लेकिन एक लोन पेयर है, यहां से डोनेट कर सकता है। अरे भले ही इधर वाले में प्लस है, अगर ऐसा हो तो ये तो नहीं हो सकता लिगेंड, ये लिगेंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर देना है, तो देने के लिए तो भैया या तो माइनस प्रेजेंट हो या लोन पेयर, तो इस वाले के पास तो लोन पेयर प्रेजेंट है, इस वाले के पास तो लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास प्लस आ गया और ये हमारे पास NH2, ये NH2, ठीक है ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, कैटायोनिक लिगेंड्स क्या होते हैं, कैटायोनिक लिगेंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। एनायोनिक लिगेंड्स क्या होते हैं, एनायोनिक लिगेंड वो जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है। न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर है, यस। नोट कर लो इसको फटाफट। अगला, ये हमने लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अगला हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। मैं पानी पी लूं, फटाफट नोट कर लो। हो गया बेटा, हो गया, नोट कर रहे हैं, हो गया, यस यस यस। तो अगला हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी, समझाता हूं मैं, डेंसिटी क्या होता है, देखो। ओके, सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तो देखो क्या होता है डेंसिटी, मेरी बात को समझना। डेंसिटी क्या होता है यार, डेंसिटी पता है क्या होता है कि ना, कोई कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उसे हम उसकी डेंसिटी कहते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। देखो मेरी बात को समझना, आराम से समझो, समझ में आ जाएगा, कोई रिलैक्स करो। देखो पहली बात, डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी the number of coordinate bond formed by a particular ligand, the number of coordinate bond formed by a particular ligands is called its density, और डेंसिटी को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, the coordination number of a ligand is called its density। उदाहरण समझ में नहीं आएगा जब तक एग्जांपल नहीं कराऊंगा, सुनते रहो। देखो द नंबर, बेटा ये चैप्टर सच में बता रहा हूं, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ना तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। समझते रहो, सीखते रहो यार, कि ना यार देखो यार कितनी बढ़िया चीज है यार, मतलब सोच के देखो यार कितनी खूबसूरत चीज है यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यार साला यार भैंस की ना, पहली बात तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पता कैसे कर दिया सालों ने यार, और कर भी दिया। तुम आगे थ्योरीज देखोगे, तुम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखो, तुम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखो, तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी साला यार, कि क्या थ्योरी है यार साला यार। भैंस की टांग, इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है, भैंस की टांग, वो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जंप कर रहा है, वो डी के 5 ऑर्बिटल होते, 5 को तोड़ दिया 3 और 2 में, कैसे, मतलब कैसे संभव है यार, ये सोच के देखो, कितनी प्यारा चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर है यार, बहुत प्यारा है ना। तो बहुत आहिस्ते आहिस्ते समझो यार, बहुत आहिस्ते आहिस्ते यार। अब डेंसिटी टॉपिक है, अब डेंसिटी में क्या है कि समझो यार, कोई एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और एक कंपाउंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक कंपाउंड 3 बनाएगा, एक 4 बनाएगा यार, कैसे संभव है यार। अरे तुम बात को समझो, समझ में आ रही है बात, यस। देखो बहुत प्यारा चैप्टर है, देखो मैं फिर कह रहा हूं, क्लास 12th का केमिस्ट्री का सबसे प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा। देखो डेंसिटी, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed
बाय अ पर्टिकुलर ligand. The number of coordinate bond formed by a particular ligand is called its denticity. Is called its denticity. अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं देखो, और मैं इसको ऐसे करके भी डिफाइन कर सकता हूं, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ ligand is called is its denticity. बोल दो यार, डेंटिसिटी बराबर है। यस यस यस। अब ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से देखो, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। देखो ए एक होता है हमारे पास बच्चा, एक होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास क्या, पहला। अब इसमें भी हम कैटेगरी बांटेंगे, क्या बांटेंगे, कैटेगरी, है ना। एक होता है मोनोडेंटेट। क्या होते हैं, मोनोडेंटेट। एक होता है हमारे पास मोनोडेंटेट। क्या होते हैं मोनोडेंटेट? मोनोडेंटेट्स आर दोज मोनोडेंटेट्स, मोनो का मतलब वन, डेंटेट यानी डेंटिसिटी, जिसकी डेंटिसिटी वन है। मोनोडेंटेट्स आर दोज विच हैज, क्या बोलूं, मोनोडेंटेट्स आर दोज विच हैज whose denticity is 1। वो जिनकी डेंटिसिटी क्या है, 1 है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, मोनोडेंटेट। तो ये डेंटिसिटी क्या जाएगी इनकी, डेंटिसिटी 1। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या हो गया, एग्जाम्पल, डेंटिसिटी का मतलब वो है जिनका एक कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। मोनोडेंटेट्स हैज have one coordination number बराबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर एक होने का मतलब क्या, वो एक ही क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब भाई देखो यार, तुम्हारा पुराना कॉन्सेप्ट खराब है, इसमें मैं क्या करूं, भैंस की टांग, बराबर है। यस। अब देखो, है वन कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला मैं आगे बात करने जा रहा हूं, देखो सेकंड एग्जांपल, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस NO2 रुक जाओ, अभी इसमें अभी आऊंगा, OH माइनस एटसेट्रा, या Cn माइनस एटसेट्रा। ये क्या है, जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेट्स। और भी लिख लो यार, कितने ही हो गए, NH3 हो गया, अमोनिया। भैया ये तो वो है ना न्यूट्रल लिगेंड, हाँ न्यूट्रल लिगेंड है भैया, न्यूट्रल है, लेकिन मोनोडेंटेट वो है जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। NH3 हो गया, H2O हो गया, एटसेट्रा। बहुत हो गए यार, CO हो गया, एटसेट्रा, NO हो गया, नाइट्रोजाइल हो गया, ये सारे क्या है, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कितने, एक। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर एक है, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इनकी डेंटिसिटी 1 है। डेंटिसिटी का मतलब है कोई कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कोई कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई मेटल है, कोबाल्ट, अगर अमोनिया है तो अमोनिया की क्षमता है वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अगर मान लो यहाँ पे वाटर है तो वाटर की क्षमता है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अगर मान लो यहाँ पे Cl है तो वो एक ही कोऑर्डिनेट, F है तो वो एक कोऑर्डिनेट, Cn है तो वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, बराबर है। ऐसे भी होते भैया जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर में अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा तुम्हें, क्योंकि स्ट्रक्चर यार हमें आगे पढ़ना है, हमें इनका स्ट्रक्चर आगे पढ़ना है, बराबर है। तो मैं तुम्हें धीरे धीरे कंफ्यूज नहीं करूंगा यार, है ना। तो स्ट्रक्चर पे आगे आएंगे। सेकंड हमारे पास है डाइडेंटेट। क्या डाइडेंटेट बोलना है, डाइडेंटेट बोलो, बाइडेंटेट बोलना है, बाइडेंटेट बोलो, जो तुम्हारी एनसीईआरटी बोल रही है एक बार वो भी देख लेना, बराबर। डाइडेंटेट बोल रही है मेरे ख्याल से, देखो डाइडेंटेट शायद, या पता नहीं, बाइडेंटेट बोलती तो भाई बोलो, क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पड़ता है पाजी। डाइडेंटेट्स आर दोज हुज डेंटिसिटी इज 2। Didentates are those
डेंसिटी इज 2, जिनकी डेंसिटी कितनी होती है, 2 होती है ना। तो डेंसिटी 2 हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, 2। और ये अगर डेंसिटी 2 है मतलब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 2 होगा, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 2 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब मेरा राजा बच्चा, इसके एग्जाम्पल में हमें 3 एग्जाम्पल याद करने हैं। इसके एग्जाम्पल में हमें कितने एग्जाम्पल याद करने हैं, 3। अब यार हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी 1 2 3 4 चल रहा था ना। ये सेकंड था, ऐसे वाला सेकंड था, नहीं ऐसे वाला सेकंड था, है ना। फर्स्ट 1 2 3 4 हमारा चल रहा है, ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया, ए हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके एग्जाम्पल के अंदर ऐसे, इसके एग्जाम्पल में आपको 3 एग्जाम्पल याद करने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है इथाइलिन डाइअमाइन। अगर ये याद नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता यार। अब बताओ मैं क्या करूं, तुम्हारा बताओ मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं बताओ। इथाइलिन डाइअमाइन पहला एग्जाम्पल है, इथाइलिन। तुम्हारी माता जी कह रही थी संडे को आ जाएंगे, आ जाओ संडे, आ जाओ ट्यूशन, आ जाओ क्लास में, आ जाओ ऑफलाइन, आ जाओ संडे को। भैया सेम चलेगा, सेम तो नहीं चलेगा। और तुम्हारा ऑफलाइन आने का ना फायदा इसलिए भी नहीं है क्योंकि तुम्हारा आगे पीछे है, मतलब कि तुम 2 क्लास पीछे हो, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी 2 क्लास पीछे हो। अब क्या है, 2 क्लास तुम पीछे हो, वो 2 क्लास आगे हैं, तो फायदा भी नहीं है। और तुम अगर ऑफलाइन आओगे, अगर तुम ऑफलाइन आते हो, हाँ वैसे पढ़ने आ जाओ, टेस्ट देने आ जाओ, ओरल टेस्ट देने आ जाओ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल एकदम तुम्हारे लिए तो समय ही समय, घंटा समय, लेकिन हाँ निकाला जा सकता है समय। लेकिन अब फायदा तुम्हारा इसलिए भी नहीं है ना ऑफलाइन का। लेकिन तुम आओ रिवीजन करने के लिए आना, रिवीजन करने के लिए आना, वो अच्छा रहेगा, है ना। तो लेकिन मैं क्या बता रहा था, अब मान लो तुम ऑफलाइन कोई क्लास के लिए आते हो, एक पर्टिकुलर की तुम सोचते हो कि आज की क्लास हम ऑफलाइन लेते हैं। अब यार तुम अगर वो लेक्चर ऑफलाइन ले लेते हो, लेकिन मुझे तो सीक्वेंस वाइज डालना पड़ेगा ना, तो मुझे वो फिर से दोबारा रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, चाहे तुमने वो क्लास ली है या नहीं लिया। फिर अगले दिन मुझे वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अगले दिन तुम्हारी क्लास छूटेगी, क्योंकि अब सीक्वेंस वाइज तो डालना पड़ेगा ना यार। अब बीच में से मैं कोई क्लास स्किप तो नहीं कर सकता। लेकिन तुम अगर उसके लिए आते हो रिवीजन के लिए, बहुत सही है। संडे को टेस्ट के लिए बहुत सही है। टेस्ट के लिए आओ, 3 घंटे बैठो आराम से, ओरल टेस्ट दो, सुनाओ, मुझे याद करो, बैठ के आराम से, सुबह बैठ जाओ, शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आ सकते हो आप संडे को, अब जो संडे आ रहा है। खैर तुम्हारे बहाने खत्म नहीं होते, देखो भैया आपके भी तो बहाने खत्म नहीं होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। बेटा इथाइलिन डाइअमाइन का एक और नाम होता है, इथाइलिन डाइअमाइन का एक और नाम होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन। इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसको हम दिखाते हैं EN से, ऐसे, हाँ ऐसे, इसको प्यार से दिखाया जाता है EN से। जैसे क्लोरीन को किससे दिखाया जाता है, Cl से, तो इथाइलिन डाइअमाइन को दिखाते हैं छोटे EN से, बड़े EN से नहीं, छोटे EN से, बराबर है। यस, अगर भूले तो बेटा मैं कान के नीचे लगा दूंगा रैप्टा। एग्जांपल कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे, इथेन, इथेन का बेटा इथाइलिन से ये मत सोचना कि आइन आ रहा है, नहीं, इथाइलिन इथेन को ही कहते हैं। अबे वो इथीन होता है निकम्मो, इथाइलिन इथेन को ही कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इथेन, CH2 और यहाँ पे ये हो गया इथेन। अब डाई अमाइन है, अमाइन यानी NH2, तो एक NH2 ये रहा, एक NH2 ये रहा, ये होता है हमारे पास इथाइलिन डाई अमाइन का फॉर्मूला। इथेन और डाई अमाइन, इथेन और 1,2 डाई अमाइन, है ना, 1,2 डाई अमाइन इथेन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारे पास। अब ये दो डेंसिटी क्यों होती है इसकी। अब मान लो यहाँ पे कोबाल्ट कोई मेटल है ना, और EN है, तो ये CH2 और इस पे NH3, इस पे भी NH3 है। अब एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये N बनाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये N बनाएगा। तो कंपाउंड एक ही है साला, मॉलिक्यूल एक ही है साला, आयन एक ही है, मॉलिक्यूल एक ही है, सॉरी मॉलिक्यूल एक है, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना रहा है, 2। तो ऐसे कंपाउंड, भाई ये चल रहा है ना, मैं तो बता रहा हूं, यस। तो ऐसे कंपाउंड जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक साथ बना ले, उनको हम क्या कहते हैं, डाइडेंटेट, या हम कहते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, 2। कितनी होती है, 2। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, तो इसके कितने हो गए, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। और स्ट्रक्चर याद रखना, क्या याद रखना, स्ट्रक्चर, क्या याद रखना, स्ट्रक्चर, बराबर है। हाँ भूले तो कान के नीचे लगा दूंगा एक, ठीक है। सेकेंड,
सेकेंड। अब हमारे पास क्या है, इसको सिंपल हम दिखाएंगे EN से। कैसे दिखाएंगे? EN से। देखो अब हमारे पास अगला क्या एग्जांपल, अगला कौन सा एग्जांपल है हमारे पास? ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सलेट आयन का, ऑक्सलेट आयन को OX से भी दिखाते हैं, OX से। जैसे इथाइलिन डायमाइन को EN से दिखा देते हैं ना, तो ऑक्सलेट आयन को OX से दिखाते हैं। कैसा सिंबल होता है OX का? इसका फॉर्मूला होता है C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस। कैसा दिखता है ये? ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है ये COO, COO माइनस माइनस। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाता है। तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, C डबल बॉन्ड O, या इधर को कर दो कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर O पे माइनस, इधर O पे माइनस, ऐसे करके। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा। तो कितना हो गया? 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना हो गया? 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो ये होता है ऑक्सलेट आयन। अरे याद रखना है ये निकम्मा, याद रखना है ये भैंस की टांग। ऑक्सलेट आयन, और ये क्या हो गया? इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। आगे अगर मैं बढ़ूं, इसमें एक और एग्जांपल है जो आपको याद रखना है। ये तो खैर आप बायोलॉजी वाले हो तो आपको पता भी होगा, शायद सुना होगा तुम लोगों ने कहीं ना कहीं। तो क्यों नहीं सुना होगा? बस स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा तुमने। अभी सुना होगा तुमने वो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है, क्या नाम है उसमें, चैप्टर नंबर 6 में ना। अरे चैप्टर नंबर 6 में क्या नाम है उसका, इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस वाला चैप्टर। उसमें तुमने वो सुना होगा ना, क्या नाम था उसका, मैं तो भूल भी गया यार। रिकॉम्बिनेशन DNA, ये DNA वो DNA, तो जो प्रोटीन बनता है उसमें ग्लाइसिन सुना होगा तुमने, ग्लाइसिन। और नहीं सुना ग्लाइसिन तो बायोमोलिक्यूल्स 11th में सुना होगा, और वहां भी नहीं सुना तो 12th में सुन लेना। अब 12th में भी नहीं सुनोगे तो फिर छोड़ ही देना पढ़ाई, है ना। देखो अरे केमिस्ट्री का जो बायोमोलिक्यूल्स है तुम्हें बहुत आसान लगेगा, तुम कहोगे अभी तो सब आता है मुझे, सब आता है। देखो घंटा आता होगा, स्ट्रक्चर बनाऊंगा ऐसे ऐसे, हो जुड़ जाएंगे तुम्हारे। देखो है ना, अब कह देना विजय भैया पर डाल देना ये वो इल्जाम कि विजय भैया ने पढ़ाया नहीं था ऑफलाइन में। विजय भैया ने बायोलॉजी में वो क्या नाम है उसका, बायोमोलिक्यूल्स में से कह रहा था, कह रहा यार बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाना है। मैंने कहा भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आएगा। मैंने कहा आगे, कह रहा 11th में, मेरे ख्याल से 11th में आ रहा था कि नहीं आ रहा था पता नहीं। तो मैंने कहा हाँ भाई कॉम्पिटिटिव में तो आएगा। कह रहा यार केमिस्ट्री में तू ही पढ़ा दियो बायोमोलिक्यूल्स। मैंने कहा वो तो 12th में है। कह रहा हाँ 12th में पढ़ा दियो, मैं 11th में क्या करूंगा पढ़ा के। मैंने कहा ठीक है भाई। देखो तो ठीक है ना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं ऑक्सलेट आयन OX। अगला हमारे पास थर्ड क्या है, थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड क्या है हमारे पास, हमारे पास है ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आप जानते हो एक तरीके से अमीनो एसिड होता है। एक अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन कह रहा था क्या मैं, सॉरी अमीनो एसिड होता है ना। अमीनो एसिड की चेन मिलकर प्रोटीन बनाती है। हाँ ठीक है, इतनी नॉलेज। ग्लाइसिन क्या होता है? देखो ग्लाइसिन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो प्रोटीन होता है ना, जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है, ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन की डेंसिटी भी 2 होती है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। देखो सेकंड थर्ड, देखो ग्लाइसिन कैसा होता है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। असल में ना अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं, देखो कि ना अमीनो एसिड, ग्लाइसिन को हम ग्लाई भी लिखते हैं, GLY, ग्लाई, ग्लाई से भी डिनोट कर देते हैं ना। तो हमारे पास जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। आप लोग जानते हो एक एक करके अमीनो एसिड आता है, चेन होती है, वो रिकॉम्बिनेशन होता है, जुड़ता है, ऐसे करके जुड़ता है, पता है आप लोगों को। तो पता है हमारे पास एक कार्बन होगा, उस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ होगा। एक कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड तय होता है, बराबर है, यस। और एक उस पे अमोनिया तय होता है, NH2, NH2 का लोन पेयर, NH2 का लोन पेयर, है ना। ये हमारे पास हो गया एक NH2 और एक COH, ये बिल्कुल तय होता है। बाकी 2 बॉन्ड बदलते हैं। बाकी क्या बदलते हैं? 2 बॉन्ड। अब देखो यहां पे हमारे पास वैसे एक H भी फिक्स कर लेते हैं, ये H है, एक H हो गया, एक बॉन्ड 2, 3 बॉन्ड हो गए, और चौथा भी क्या होता है? H। अब ये H अगर कुछ और हो गया, CH3 हो गया, तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा, है ना। तो ग्लाइसिन में क्या होता है? H होता है, यहाँ पे क्या होता है? H, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा, इससे क्या होता है? अब यार तुम कहोगे भैया इसमें तो एक ही है, यहीं से तो ये लोन पेयर दे सकता है अपना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये यहीं से बना सकता है, तो इसके पास तो एक ही जगह है, तो इसकी डेंसिटी तो 1 होनी चाहिए। पर नहीं बच्चा, इसकी डेंसिटी 2 होगी। कैसे? ये असल में क्या होता है ना, ये ऐसे बन जाता है, HCH NH3, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, NH2
ये लोन पेयर, और यहाँ पे आता है COO माइनस, यहां से H हट गया तो क्या आ जाएगा COO माइनस। एक लोन पेयर तो ये देता है, ये एक लोन पेयर नाइट्रोजन देगा, एक लोन पेयर नाइट्रोजन देगा, और एक ये माइनस जो है, ये माइनस ओ अपना माइनस देगा, हाँ या ना। ये ऐसा अगर मैं इसको खोल के बनाऊं तो ये खोल के अगर बनाना है तो बना लो यार, नहीं बनाना मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे लिख दो COO माइनस, एक माइनस यहां से, तो कितना हो गया, दो कोऑर्डिनेशन नंबर, दो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, दो हो गया। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी क्या है बच्चा, ग्लाइसिन भी क्या है, डाइडेंटेट होता है। डाइडेंटेट समझ गया ना, डाइडेंटेट वो है जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर दो है जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, दो। आगे तीसरा चौथा हमारे पास तीन ही एग्जांपल, आपके तीन ही है, ये तीन एग्जांपल आपको क्या करना है, याद करना है। आपके सिलेबस में से दो थे, तीन हमने कर लिए, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ लिया था, बाइडेंटेट, डाइडेंटेट, बाइडेंटेट। तीसरा सी हमारे पास है पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट जिनकी डेंसिटी 1 है, डाइडेंटेट जिनकी डेंसिटी 2 है, पॉली जिनकी बहुत सारी होगी, बराबर है। पॉलीडेंटेट्स आर दोस, पॉलीडेंटेट्स आर दोस which have more than 2 डेंटिसिटी, जो दो से ज्यादा क्या करते हैं, डेंटिसिटी जिनकी होती है, या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। यस यस। एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल आपको याद करना है, EDTA, 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 बराबर है। क्या नाम होता है इसका EDTA का, बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है, एक बार लिखते ही आपको याद हो जाएगा EDTA, हाँ हाँ एक बार लिखते ही याद हो जाएगा। E यानी इथाइलिन, इथाइलिन, D डाइअमाइन, और आपको पता है सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल आता है, डाइअमाइन। T टेट्रा, A एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। मैंने कहा था एक ही बार में याद हो जाएगा, है ना, याद हो गया होगा। इथाइलिन डाइअमाइन तो आपने ये भी देख लिया, TA टेट्रा एसीटेट तो याद करना है अरे इथाइलिन डाइअमाइन तो आपने यहीं से याद कर लिया था, टेट्रा एसीटेट याद करना है। इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, बिल्कुल डिट्टो, कट कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे क्या इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, यहाँ टेट्रा एसीटेट एक्स्ट्रा आ गया। देखो क्या है, देखो, अरे बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल, लिखने की देर है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, इथाइलिन डाइअमाइन, देखो CH2, CH2, ये हो गया इथाइलिन, ये क्या हो गया इथाइलिन। अब डाइअमाइन, डाइअमाइन यानी दो तो नाइट्रोजन है, दो क्या है नाइट्रोजन। अब टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, अब यार देखो पता है क्या है, यहां पे H चार H है, देखो दो H एक नाइट्रोजन के पास, दो H एक दूसरे नाइट्रोजन के पास, पर यहाँ पे क्या है एसिटेट, यानी एसिटिक एसिड होगा, क्या होगा एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा होता है CH3COOH, 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 ये होता है हमारे पास इथाइलिन, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, ये होता है हमारे पास इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये हो गया इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, बराबर है। ये कैसे पॉलीडेंटेट है, कैसे ये बहुत सारी डेंटिसिटी दिखाएगा, देखो दो तो भैंस की टांग, इलेक्ट्रॉन यहां से, दो इलेक्ट्रॉन पेयर तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यहां से बनाएगा, एक यहां से और एक यहां से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनाएगा। अब बचा ये सारा का सारा, ये क्या करे, अब ये OH को अगर मैं सिंपल फॉर्म में दिखाऊं बेटा इसको, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं आपको मैं इसको ऐसे करके दिखा सकता हूं आपको, यहां से H H H H चला जाए तो ये क्या बन जाएगा, CH2, CH2, ये हो जाएगा हमारे पास CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, बराबर है, यस, हाँ ना, यस यस यस।
तो ये आ जाएगा CH3COO माइनस। क्लियर है? सही बात है, क्लियर है? हाँ है ना? यस यस यस, बिल्कुल सही बात है, बराबर है, हाँ है ना? हाँ है ना? यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब यार तुम लोग नशा वशा करते हो क्या? मेरा ध्यान ना यार कहीं और चला गया। मेरा ध्यान कहाँ चला गया? मतलब यार मेरा ध्यान अभी पता है कहाँ से भटक गया। मैं एक चीज सोच रहा था कि ना हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं यार। मतलब कि ना कहने के तौर पे आज सुबह ना हमारे गांव में एक दादी है। हमारे गांव में मतलब हमारी मेरी पर्सनली दादी नहीं, मेरी अपनी दादी नहीं, एक दादी। तो अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, उनका देहांत हो गया है ना। कैंसर हो गया था उन्हें और उनका देहांत हो गया। मुझे लगा ठीक है यार, चलो ठीक है, हो गया था, उनकी उम्र हो गई थी उनकी, है ना। नहीं बोलना चाहिए ऐसे कि उम्र हो गई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, बिना किसी को कष्ट दिए वो चले गए, ठीक है। तो वो एक्सपायर हो गई। तो एक्सपायर वो कब हुई? मेरे ख्याल से अभी 2 दिन पहले एक्सपायर हुई, नवरात्रे में, दशहरा से पहले। दशहरा के दिन 10-11 तारीख को, 10-11-12 तारीख को, मेरे ख्याल से 12 तारीख को दशहरा था। अब मैं उन दादी के साथ रहा हूँ, मैं बड़ा हुआ हूँ उनके साथ भी, मतलब कि हंसी मजाक किया है हमने उनके साथ, बहुत हंसी मजाक भी किया है। अब यार कल मेरी मम्मी गांव से आई तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला, नवीन तुझे दुख नहीं हुआ ये सुन के कि उन दादी एक्सपायर हो गई? और मुझे याद आया यार, मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में यार कि मतलब कि उन दादी के साथ में कैसे बड़ा हुआ, कैसे मैं उनके साथ हंसी मजाक करता था, हम बैठते थे एकदम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बच्चों की तरह लड़ते थे हम। और मुझे याद ही नहीं रहा यार। फिर मैंने देखा हम अपनी लाइफ में कितना बिजी हो गए हैं, इतना बिजी हो गए हैं कि साला यार हमारा एक अपना, मतलब बहुत अपना नहीं था लेकिन था, कुछ था हमारी लाइफ में, उसका कुछ योगदान है। मे भी हो सकता है कि कुछ चीजें मैंने उनसे सीखी हैं, तो वो चला गया और मुझे पता भी नहीं चला और मेरे को वो याद भी नहीं रहा। मतलब हमारे पास हम अपनी लाइफ में साला इतना बिजी हो गए हैं, इतना बिजी हो गए। चलो दशहरा में वहां बिजी हो गए, अगले दिन कहीं और बिजी हो गए, आज यहाँ बिजी हैं, सुबह शाम तक क्लास है। पर मेरे ख्याल से ये गलत है ना यार, है ना यार, कि कोई चला भी गया और हमें यार, मेरे को अब याद आया यार कि जब मम्मी ने बोला तुझे दुख नहीं हुआ, मैंने कहा यार सही बात है यार, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं यार। मैंने एक बार भी उनको ऐसे याद किया नहीं कि यार क्या, ठीक है जब कोई जाता है तो एक बार उसकी मेमोरीज आती है ना ब्रेन में कि अच्छा अच्छा ऐसा था ऐसा था, कुछ रहा ही नहीं यार। गलत बात है ना, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझे? क्या बिजी नहीं होना लाइफ में? नहीं, बिजी होना है यार, लेकिन हमें और चीजों के लिए भी टाइम निकालना है। यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2। क्लियर है? यस यस। तो ये आ गया हमारे पास इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट, बराबर है। अब ये एक कहां से करेगा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहां से देगा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से, पांचवा यहां से, छठा यहां से। क्लियर है? हाँ है ना? यस, बराबर है। यस। तो ये हमारे पास इथाइलिन डायमाइन था, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट था हमारे पास, और ये क्या है? इसके 6 क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्लियर है? फटाफट इसको नोट करो, कितना टाइम हो गया? ओके, तो यहीं पे आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, है ना। मेरे पे स्टोरेज का नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि आपका स्टोरेज भरने वाला है ना, 1 GB रह गया है बस, पता नहीं कब बंद हो जाए। तो ठीक है, ओके, टेक केयर। आज का होमवर्क क्या है? यहाँ तक का आपको करना है। आपका 26 तारीख को, 21 तारीख को आपका पेपर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ केमिस्ट्री में मुझे आपके 55+ तो दिखे, एटलीस्ट 60+ तो दिखे, है ना। इतना तो दिखे यार, इतना तो खैर आप लोग डिजर्व करते हो। और जब सब कुछ हो रखा है, एक चैप्टर बस एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें भी आप लोगों का इतना हो जाएगा कि थोड़ा बहुत कुछ तो लिख के आ जाओगे, है ना। मैं जानता हूँ ज्यादा नहीं लिख पाओगे, लेकिन फिर भी बराबर है। ओके, देन टेक केयर बच्चा। आज का होमवर्क आपका क्या है? लास्ट क्लास में मैंने क्या दिया था? उसके हेलो एल्केन हेलो एरीन दिया था ना मैंने, उसके सवाल दिए थे 20 तक दिए थे। मैं कह रहा हूँ आज 21 से लेकर 28 तक करो। 28-30 है उसमें मेरे ख्याल से, पता नहीं कितने, मुझे याद भी नहीं है। और उसकी बैक इंटेक्स्ट, उसके इंटेक्स्ट कर लो और एग्जांपल्स भी कर लो। मतलब हेलो एल्किन हेलो एरीन को बिल्कुल खत्म कर दो। अगर आपने उसको चैप्टर के आपको प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज नहीं आती, मैं इतनी बार दे चुका हूं ना होमवर्क, अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो तो यार आपको अब तक आ जाना चाहिए वो यार। क्लियर है ना? अब तक तो आपको हो जाना चाहिए वो सारा यार। क्लियर है? ठीक है, ओके। एक बार अगर आपको चैप्टर नहीं आता, उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज लगाओ, एग्जांपल करो, इंटेक्स्ट करो। क्लियर है? बाय, टेक केयर, बाय।